हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम क्लास 10th का भूगोल भारत में संसाधन एवं वन विकास खंड क से अड़ तक 50 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 100% संभावित प्रश्न हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। चलिए हम लोग अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बढ़िया से दिख सके आप लोगों को। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन कहते हैं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तु को संसाधन कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तु को संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो दोस्तों, संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति, विकास और उपयोगिता के आधार पर किया गया है। उत्पत्ति, विकास और उपयोगिता के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण इसमें से क्या है? तो जल है। क्या है? जल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग किसके प्रतिपादन किया? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग किसने प्रतिपादन किया? ये किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? संसाधन का संरक्षण का अर्थ है। तो संसाधन के संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो संसाधन का सीमित एवं संतुलित उपयोग। संसाधन का सीमित एवं संतुलित उपयोग। सीमित एवं संतुलित उपयोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 125 सेंटीमीटर। कितना है? 125 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत है नदियाँ और वर्षा। क्या है? नदियाँ और वर्षा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख जल संरक्षण पद्धति है। तो राजस्थान में प्रमुख जल संरक्षण पद्धति क्या है? तो जोहड़ है। क्या है? जोहड़ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है किस संदर्भ में कहा जाता है? जल ही जीवन है किस संदर्भ में कहा जाता है? तो कृषि के संदर्भ में भी कहा जाता है, उद्योग के संदर्भ में भी कहा जाता है और घरेलू उपयोग के संदर्भ में भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर, सही आंसर क्या हो? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। उपयुक्त में सही। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पे है? तो दोस्तों, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो वन क्षेत्र 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक वन क्षेत्रफल है। तो भारत में वास्तविक वन क्षेत्रफल कितना है? तो 24.62%। 24.62%। अभी के डाटा के अनुसार 25.17% है। 25.17% हो गया है, लेकिन इसमें कितना है? नहीं है, तो 24.62% हम आंसर लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आरक्षित वन का अर्थ है। क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि आरक्षित वन का अर्थ है। तो आरक्षित वन का अर्थ होता है सरकार के संरक्षण में। क्या होता है? सरकार के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है?
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का खनिज है? कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो ऊर्जा होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऊर्जा रहित होगा, ऊर्जा होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से किस धातु का उत्पादन होता है? तो दोस्तों बॉक्साइट से किस धातु का उत्पादन होता है? तो एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन है? ओडिशा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओडिशा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सोना सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो सोना सबसे अधिक प्राप्त होता है कोलार के कर्नाटक से। कोलार के कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप लोग बताएं दोस्तों कि 20 में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही है, कमेंट में आप लोग बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बिजली परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बिजली परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल है। भाखड़ा नागल परियोजना है जो सतलज नदी पर है। जो कौन सा नदी पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ है? तो पंजाब में है। सतलज नदी पर पंजाब में है। कहाँ है? सतलज नदी पर पंजाब में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक बांटा गया है पारंपरिक और एक अपारंपरिक बांटा गया। एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक बांटा गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग है। सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्रमुख उपयोग है बिजली उत्पादन करना भी, पानी गर्म करना भी और खाना पकाना भी। तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में सभी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जैविक संसाधन का उदाहरण है। क्या है अगला प्रश्न? कि जैविक संसाधन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें जैविक संसाधन का उदाहरण क्या है? तो पशु है। क्या है? पशु है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों का विकास निर्भर करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का विकास किस पर निर्भर करता है? तो तकनीकी विकास पर भी निर्भर करता है, पर्यावरण पर भी निर्भर करता है और विज्ञान पर भी निर्भर करता है। जब तीनों सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक भूमि किस कार्य में प्रयुक्त होती है? सर्वाधिक भूमि किस कार्य में प्रयुक्त होती है? तो सर्वाधिक भूमि कृषि में प्रयुक्त होती है। किस कार्य में होती है? सर्वाधिक भूमि कृषि में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का क्या अर्थ है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है
भविष्य के लिए संतुलित उपयोग। इसका अर्थ क्या होता है? भविष्य के लिए संतुलित उपयोग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? संसाधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसाधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों संसाधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बहुउपयोगिता। क्या है? बहुउपयोगिता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण पद्धति है। तो राजस्थान में परंपरागत वर्षा जल संरक्षण पद्धति है, तो ये कहाँ है? तो ये खंडीन और जोहड़ में। कहाँ है? खंडीन और जोहड़ में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेनी वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक कहाँ लोकप्रिय है? तो रेनी वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक कहाँ लोकप्रिय है? तो ये कहाँ लोकप्रिय है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो हमारा अगला प्रश्न है, जल ग्रहण क्षेत्र का अर्थ है। तो जल ग्रहण क्षेत्र का अर्थ है, तो जल ग्रहण क्षेत्र का अर्थ होता है वर्षा जल एकत्र होने का क्षेत्र। वर्षा जल एकत्र होने का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? तो सरदार सरोवर बांध से। किससे जुड़ा है? सरदार सरोवर बांध से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जल के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। तो जल के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है वर्षा जल संचयन। क्या है? वर्षा जल संचयन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या है। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या इसका 18 है। कितना है? 18 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब संशोधित हुआ? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब संशोधित हुआ दोस्तों? तो ये 2002 में संशोधित हुआ था। कब हुआ था? 2002 में संशोधित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा है वन्य प्राणी संरक्षण हेतु क्षेत्र। वन्य प्राणी संरक्षण हेतु क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हम लोगों का अगला प्रश्न है, सुंदर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदर वन किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति व वन्य प्राणी संरक्षण हेतु यूनेस्को द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? यूनेस्को द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तो झारखंड है। कौन है? झारखंड है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र है। तो पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र है, मुंबई हाई भी है, कच्छ भी है और असम भी है। जब तीनों सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो सीमेंट उद्योग में। कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम किस प्रकार का खनिज है? यूरेनियम किस प्रकार का खनिज है? तो दोस्तों यूरेनियम रेडियो धर्मी खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? यूरेनियम रेडियो धर्मी खनिज है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
तो दोस्तों बताएं आप लोग कि 45 प्रश्न में आप लोगों का कितना सही है, कितना सही है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। उसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों काला सोना कोयला को कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किससे होता है। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किससे होता है। तो भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन ताप विद्युत से होता है। किससे होता है, ताप विद्युत से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु कौन सा खनिज उपयोग होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु कौन सा खनिज उपयोग होता है। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा खनिज उपयोग होता है। तो यूरेनियम का उपयोग होता है। कौन सा खनिज का उपयोग होता है, यूरेनियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कच्छ भी है, कन्याकुमारी भी है, जैसलमेर भी है, तीनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगले और लास्ट प्रश्न क्या है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो हमारा 50वां और लास्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या क्या है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का 50 में कितना क्वेश्चन सही है। धन्यवाद।